देखिए क्या है, हम लोगों को जो आज देखना है वो क्या देखना है। हम लोग देख रहे थे संवाद चैप्टर। कौन सा चैप्टर देख रहे थे? संवाद। और ये संवाद का ये सेकंड क्लास है, सेकंड लेक्चर। ठीक है, इसमें हम लोग जो देखने वाले हैं वो क्या है कि कल हम लोग देखे थे विशेषता। तो क्या देख रहे थे? विशेषता, संघीय व्यवस्था की विशेषताएं देखे थे, जो कि मैं लिख के लाने के लिए बोला था। लिख दिए थे लोग? किसी को दिक्कत है? इसको याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा ये विशेषता। ये आप हाँ सातों याद रखिए। क्या 6 नंबर वाला क्या हुआ? 6 नंबर की विशेषता क्या बोलते हैं? वित्तीय सहायता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग, इसको समझाया तो बेहतर है ना। राजस्व क्या बोलते हैं? राजस्व लेने का सबका अपना अपना क्षेत्र है। जिस क्षेत्र से वो क्या करता है, राजस्व इकट्ठा करता है, टैक्स लेता है। झारखंड, मैंने झारखंड बोलता है, राज्य सरकार जो है क्या जमीन जायदाद से लेते हैं। बहुत सारे पॉइंट है ना। आपको एक मैंने मुद्दा बता देता हूँ, जमीन जायदाद से है ना। और बड़े जितना आपका कुछ चीज़ के बॉर्डर पे अभी कुछ एंट्री करता है तो उसका टैक्स उसका होता है। नहीं है ना, सुनिए इसकी सीमा से। फिर केंद्र सरकार के पास अपना बॉर्डर का है, फिर कुछ टैक्स जो हमारा GST वगैरह सब कहाँ पे जाता है? केंद्र सरकार के पास ही जाता है। नहीं है ना, सुनिए यही सब चीज़ था। चलिए देखते हैं हम लोग आगे इसमें क्या था। यही सब हम लोग देख रहे थे कि इसमें पहला हमारा दो से अधिक स्तर की क्या होती है, सरकार होती है। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर क्या करती है, हमेशा शासन करती है। उसका अधिकार क्षेत्र सबका बटा हुआ रहता है। विभिन्न स्तरों की सरकारें अधिकार क्षेत्र संविधान में स्तर रूप से क्या है, वर्णित है कि कौन सा क्षेत्र में आप कौन सा काम कर सकते हैं। ऐसा ठीक है, वैसा क्या है, वर्णित है। ठीक है, संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी भी एक कोई अकेले बल पर क्या नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता है ना। अदालत में अभी मैंने इन दोनों से कुछ क्या होता है, मतभेद होता है, तो उसकी जो विवाद होती है तो उसका निर्णायक जो भूमिका निभाते हैं वो कौन निभाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय निभाते हैं। निभाते हैं या नहीं निभाते हैं, है ना। फिर हम लोग छठा तो अभी समझे टैक्स वाला। फिर क्या है, इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं। देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे उसे क्या करना, बढ़ावा देना, और इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। तो क्षेत्रीय विविधताओं का भी क्या करते हैं, सम्मान करते हैं या नहीं करते? जो अलग अलग है, अलग जाति का, अलग धर्म का है, सब कुछ चीज़ का सम्मान करते हैं। रियलिटी में कुछ नहीं जाइएगा, समझिए, रियलिटी को नहीं जानिएगा, हमारा संविधान की चीज़ों को जानिएगा। संविधान में क्या लिखा हुआ है ना, वही चीज़ को सिर्फ लिखना है हम लोगों को। रियलिटी में चल जाता है आदमी तो उसके बाद फिर होने लगता है गड़बड़। रियलिटी में जानता है कि भेदभाव को जो हमारा क्या रहता है, विविधता रहता है, तो उन विविधताओं का सम्मान मैंने सामने तौर पर किया जाता है, लेकिन कुछ कुछ उसका सम्मान नहीं किया जाता है। जैसे कोई भी चीज़, कोई भी अभी बिहार में ले लीजिए कि वहाँ पे क्या होता है, कोई भी इलेक्शन होता है तो यादव 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 खिलाते हैं। ठीक है, अभी गांधी विधानसभा क्षेत्र को लिया जाए तो विधानसभा क्षेत्र में कोई वर्मा खड़ा हो गया तो क्या बोलता है, तुम भगवान की पूजा नहीं होता है। आप लोग को नहीं सुनने में मिलता होगा तो हम लोग को मिलता है कि कोई जैसे दूसरा खड़े हो गए उसको जिता रहे हैं अपना, तो वो क्या हो गया, थोड़ा सी विविधताओं का सम्मान नहीं हुआ। थोड़ा कि अपना जात का जिता, जात से क्या लेना देना उसको, ऐसा बात करता तो डायरेक्ट उसको क्या होना चाहिए, आरोप लगना चाहिए। ठीक है, लेकिन कहाँ दुनिया को उतना टाइम नहीं है, और क्यों उस बेफिजूल का कोई मतलब फ़ायदा ही नहीं है ना। दूसरी बात ये है ना कि कोई फ़ायदा ही नज़र नहीं आता। आप कोई दूसरा लोग अभी कुछ बोलते भी हैं तो उसको फंसा दिया जा रहा है। ठीक है, जीवन जी रहा है किसी भी तरह से, एक आदमी कमाने वाला है और पढ़ा लिखा है तो नहीं, अभी बोल दिया तो उसको फंसा दिया जाएगा। तो फिर क्यों बोलेगा भाई कोई, क्या जो बुझाता करो, यही ना मकसद है। मैं तो बोलने की बहुत लोग बोल देता है, लेकिन बोलता नहीं तो उसकी वजह सिर्फ क्या है, घर में एक आदमी कमाने वाले हैं, अभी कुछ बोलेगा तो उसको जेल भेज देगा। यहाँ केजरीवाल नहीं टिक रहे हैं, यहाँ हेमंत सोरेन नहीं टिक रहे हैं, हमारे क्या बोलते हैं मनीष कश्यप नहीं टिक रहे हैं, तो अंततः उनके शरण में चले जाइए। क्या चल जाए, उनके शरण में चले जाइए। किनके शरण, तो पार्टिकुलर क्या नाम बोला क्या, केजरीवाल गलती कौन नहीं किया है? अब केजरीवाल को भी गलती में फंसा दिया, तो गलती तो हमारे नरेंद्र मोदी भी किए थे तो नहीं गए जेल।
वो आम आदमी में है, वो भी तो आम आदमी है, प्रधान सबसे पहले आम आदमी उसके बाद प्रधानमंत्री। ठीक है, तो वो चीज में गलत नहीं, मतलब जेल गए हैं वो नहीं टिक पाए, मेरा मतलब ये है कि देखिए कुछ गलत किया चाहे सही किया, जो गलत किया तभी गया, जो भी गया कुछ ना कुछ गलत किया, कुछ सुराग मिला, कुछ भी हुआ तभी गया, नहीं तो फालतू दूसरा आदमी नहीं उठा के लेके चल जाता, सबको उठा के नहीं लेके जाता है, किसी तरह गलती नहीं। लेकिन अब मान लीजिए कि गलती उन लोग का कम है, नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे, जो है अपना जो है ठीक है। लेकिन वही बात है, बात उठाइएगा तो आप क्या चल जाइएगा। ठीक है, गुनगान गाइए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा, मतलब कैसे आप जिसका गुनगान नहीं गाइएगा क्या कर सकते हैं, करिए, राजनीति में कुछ पढ़ा रहा हूँ इसलिए से बोल दे रहा हूँ, क्या मैं तो नहीं बोलता हूँ। केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है, और केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग होता है, और हमारे यहाँ का अलग है, दूसरे देश में अलग है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से। सुनिए, यह बात इस चीज पर निर्भर करती है कि संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भों में हुई। अब जैसे कहने का तात्पर्य है कि दो तरह से संघ का हो सकता है, जैसे पहले छोटा छोटा आपका क्या है क्षेत्र में बटा हुआ है, उसको क्या कर दे मिला दे, उसको मिला के वो देश, तो सबको ज्यादा महत्व किसको देना पड़ेगा, मतलब देखिए जैसे जैसे होता है, ज्यादा प्रभावशाली है तो इसको महत्व देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वैसे अभी देश बना दिए तो केंद्र को ही ज्यादा महत्व देना है संघीय शासन व्यवस्था में, तभी तो संघीय शासन कहेंगे, तो संघीय नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, एकात्मक कहेंगे, ठीक है। तो बहुत सारा ऐसा है कि कोई देश है उसको टूट गया, देश क्या हो गया, टूट गया, अलग अलग ठीक है, अलग अलग राज्य बना गया। तो हमारे यहाँ पे क्या था, पहले एक ही था, पहले क्या था, एक था, फिर धीरे धीरे टूट गया, और टूट के अलग हो गया था, फिर अभी जब हम लोग का चुनाव हो गया, चुनाव हो रहा है, तो उससे पहले जब देश आजाद हो गया तब सबको क्या किया गया, एक किया गया, है ही नहीं। यह बात इस चीज पर निर्भर करती है कि संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भों में हुई। संघीय शासन व्यवस्थाएं आमतौर पर दो तरीकों से गठित होती है। पहला तरीका दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करने का, पहला आपको बता दें कि दो या दो से अधिक जो है उसको साथ में लाकर और एक क्या करना, तो गठन करनी है, देश का गठन करना है, राष्ट्र का गठन करना है, किसका गठन करनी है। दूसरा तरीका क्या है, इसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र, पहला तरीका ये दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करने का, इसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ करते, अपनी अलग अलग पहचान को जो बनाए रखते और अपनी सुरक्षा तथा खुशहाली बढ़ाने का क्या करते हैं, रास्ता अख्तियार करते हैं, अख्तियार मतलब क्लियर होते हैं। साथ आकर संघ बनाने के दो उदाहरण, संघ बनाने के उदाहरण है ना, साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, ये सब जो है क्या हुआ, अलग अलग पहले बताया, ये सब मिल के अब क्या बना दिया, एक राष्ट्र बना दिया, एक देश बना दिया। देखिए इस तरह की संघीय व्यवस्था वाले मुल्कों में आमतौर पर प्रांतों को समान अधिकार होता है, प्रांत को भी क्या मिलता है, समान अधिकार ही मिलता है, उसको भी कम अधिकार नहीं दिया जाता, किसको, प्रांत को भी, है ना, क्योंकि उसको मिलकर बनेंगे, और वे केंद्र के बरकस ज्यादा ताकतवर होते हैं, और केंद्र के बरकस ज्यादा ताकतवर, वो ताकतवर भी ज्यादा होता है। संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका है बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना। हमारे यहाँ पे राज्यों का गठन हुआ, पहले कम राज्य था, 14 राज्य, अब अभी कितना है, 28 राज्य है ना, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो ओवरऑल इसको हम लोग क्या करते हैं, क्या कर देते हैं कि पहले देश था, अब क्या हो गया, उसके अलग अलग देश था, तभी भी देश है, ये उसके बाद देश हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ये छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गए, बट गए, ठीक है। तो विविधता के अनुसार से कहीं भाषा अलग बोला जा रहा है, कहीं पे क्या हो रहा है, अलग धर्म से नहीं बांटा गया है ना, भाषा अलग बोला जा रहा है, तो कहीं पे आपका संस्कृति के अनुसार से बांट दिया गया है, भूमि के अनुसार से बांट दिया गया, भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार से, ठीक है।
तो उस अनुसार से बांटा गया है, विविधताओं के अनुसार से, ठीक है। फिर हो सकता है शासन व्यवस्था बढ़िया से नहीं चल रहा, उस अनुसार से भी बांटा गया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बात थी अंग विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना। और फिर राज्य याद रखिएगा एग्जाम्पल कि जो क्या बोला जा रहा है, राष्ट्र को मिला के और बनाया जा रहा है, क्या बनाया जा रहा है, एक देश बनाया जा रहा है, एक राष्ट्र बनाया जा रहा है। तो वैसे एग्जाम्पल क्या हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सब हो गया। इसमें तो खैर एक भारत तो याद ही रहेगा आप लोगों को, और रहेगा या नहीं रहेगा, है ना। और भी चीज़ें हैं देखिए, संघीय व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना, और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना। भारत, बेल्जियम और स्पेन इसके उदाहरण है। भारत, बेल्जियम और स्पेन इसका क्या है, उदाहरण। इस दूसरी श्रेणी वाली व्यवस्था में राज्यों के बरकत केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर करती है। मैंने राज्य से ज़्यादा ताकतवर कौन हुआ करती है, ज़्यादा ताकतवर हुआ, ठीक है। अक्सर इस व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं, है ना। अक्सर क्या किया जाता है, अक्सर इस व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं, पर विशेष स्थिति में किसी किसी प्रांत को विशेष अधिकार भी दिया है। अब कोई कोई ऐसे कारण हो जाता है, कोई कोई ऐसी स्थिति हो जाता है कि कोई कोई राज्य को एक विशेष क्या दिया जाता है, अधिकार दिया जाता है, एक विशेष क्या दिया जाता है, अधिकार। तो यहाँ तक जितना भी हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, वो सिर्फ हम लोग डिस्कस कहाँ की चीज़ें कर रहे थे, एक संघीय व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, हाँ, टोटल एक संघीय व्यवस्था कैसी पूरी दुनिया का कैसी है, तो सारी चीज़ों को हम लोग क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। अब यहाँ के बाद जो हम लोग बात करने वाले हैं, वो क्या बात करने वाले हैं, भारत में संघीय व्यवस्था। तो उधर जो पीछे पड़े शायद वो भी इसमें शामिल हो सकता है, क्योंकि जो पीछे पड़े वो भी चीज़ इसमें हो सकता है, ठीक है। और अपना भी कुछ डिफरेंट होगा तो वो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो कहाँ की हम लोग अब पढ़ने वाले हैं, भारत में संघीय व्यवस्था। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, हाँ ना। उसके बाद हम लोग आगे और भी पढ़ेंगे और चीज़ें पढ़ेंगे, संघीय व्यवस्था को और मजबूत कैसे किया जा सकता है। उसके बाद लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्या, विकेंद्रीकरण। क्या पढ़ेंगे, विकेंद्रीकरण, यही ना बात है सर। तो चलिए देखते हैं क्या भारत में संघीय व्यवस्था। तो भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है, वैसे अधिकांश चीज़ें आप लोग जानते हैं, पहले बता दिया। एक आपका क्षैतिज वितरण है, एक क्या है सर, क्षैतिज वितरण। एक कौन सा वितरण है, ऊर्ध्वाधर वितरण है, क्या है, ऊर्ध्वाधर वितरण, जो भी है ऊर्ध्वाधर। फिर क्या है आपका, एक सूची बना हुआ है यहाँ पे, सूची हमारा 3 सूची में काम होता है ना। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इसमें कार्य बटा हुआ है कि नहीं बटा हुआ। यहाँ की न्यायालय की अलग व्यवस्था है, न्यायालय व्यवस्था है कि नहीं, इसमें आपका अधीनस्थ न्यायालय है, फिर उच्च न्यायालय है, फिर क्या है, सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय की व्यवस्था है, चुनाव की यहाँ पे अलग ही व्यवस्था है कि नहीं। तो ये सारा चीज़ ओवरऑल देखा गया कि ये संघीय लगता है। और इसी को हम लोग थोड़ा यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं। इसमें सवाल हमारा सूची से आता है और सूची में पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं प्रतिरक्षा मामले पढ़ते हैं, तो ये सब किसमें रहता है, संघ सूची। इसी प्रकार से राज्य सूची में है, इसी प्रकार से क्या है, समवर्ती सूची। तो सब ध्यान में रखना है कौन सा किसमें, ठीक है। भारत में संघीय व्यवस्था हमने पहले देखा कि बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे देशों को भी अपने यहाँ की विविधता को संभालने में बड़ी मुश्किलें आती है, मुश्किलें आएगी नहीं। वो छोटा था, हरियाणा के आधा था कि नहीं, तो उसके बराबर, तो उसके बावजूद भी उसको क्या हो रहा था, दिक्कत हो रहा था। और हमारे पास क्या, एक हरियाणा से कंपेयर किया जाए उससे भी आधा है, उसमें दिक्कत है। आप समझ लीजिए कि हरियाणा जैसे हमारे पास कितने राज्य है कि नहीं, 28 राज्य हैं उसमें से, लेकिन बहुत सारे छोटे भी हैं, तो हरियाणा जैसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन राज्य जो है कितना है, लगभग नहीं 28 है। तो 28 है तो उतना विविधताएँ कितनी पाई जाती है, पर्टिकुलर हरियाणा की ही बात करें चलिए, तो वहाँ पर भी कितनी विविधताएँ हैं। आप आधा उसका कंपेयर कर रहे हैं तो उसकी तुलना में उसमें बहुत ज़्यादा विविधता है। खेती करने वाले हैं बहुत सारे, आपके क्या है, बिजनेस करने वाले हैं, प्लस में भाषा अलग अलग बोलते हैं, हिंदी बोलने वाले, इंग्लिश बोलने वाले। हिमाचल प्रदेश में वहाँ पे क्या ज़्यादा कौन भाषा बोलेगा, हरियाणी, हरियाणवी भाषा, हरियाणी बोलता है तो आदमी बोलता है।
हरियाणवी को हरियाणी बोल देते हैं, हम तो हरियाणवी आइए बोले। चलो अच्छा सुनो, तो उस तरह की भाषाएं वहाँ पे बहुत सारा क्या किया जाता है, भाषाओं के आधार पर भी है। तो और भी कह सकते हैं शिक्षा उक्षा की भी विविधता होगी, जाति वगैरह के बारे में भी बहुत सारी विविधताएं, तो उस तरह की विविधताएं हैं और उनको संभालना है तो फिर बहुत एक मुश्किल वाली बात है। तो संघीय व्यवस्था तो होनी ही चाहिए। सोचिए कि भारत जैसे विशाल मुल्क में यह काम कितना मुश्किल होगा, जहाँ बहुत सी भाषाओं, धर्मों, क्षेत्रों के लोग रहते हैं। हमारे देश में सत्ता की साझेदारी की क्या व्यवस्था है? आइए संविधान से ही शुरुआत करते हैं। कहाँ से शुरुआत करते हैं? संविधान से शुरुआत करते हैं। एक बहुत ही दुखद और रक्त रंजित विभाजन के बाद भारत आजाद हुआ है ना। बहुत दुखद दुखी, मतलब भारत और पाकिस्तान जो है अलग हुआ, दुखद है, बहुत रक्त रंजित, मतलब खून बहुत बहा है। अब जाके क्या हुआ, भारत आजाद हुआ। आजादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र रजवाड़े भारत में विलीन हो गए। बहुत सारा रजवाड़ा जो राजा के अंतर्गत रहता था उधर सब किसमें विलीन हो गया, सबको मिला दिया गया और शासन चलने लगा। ठीक है, भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया। क्या किया? राज्यों का क्या घोषित किया? संघ घोषित किया। याद रखिएगा ये सब लगभग। भारतीय संविधान ने भारत को क्या घोषित किया? राज्यों का संघ घोषित किया। जिसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ। संघ शब्द नहीं प्रयोग किया गया, लेकिन उसका गठन जो हुआ वो कैसी है? संघीय शासन व्यवस्था का जो सिद्धांत है वही सिद्धांत है। हमने ऊपर संघीय व्यवस्था की जिन 7 विशेषताओं का जिक्र किया था, ऊपर हरी साहब जो अभी भी जिक्र किया हम लोग, ठीक है, तो जिक्र किया था, उन्हें फिर से देखने हम देख सकते हैं कि ये सभी बातें भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर लागू होती है। तो जितनी भी बातें थी सारा भारत पर लागू होता है या नहीं होता है? तो आपको मैं बता चुका हूँ कि जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो भी बातें इसमें आ सकती है। तो ये बातें वहाँ पे फिर से नहीं लिखा गया, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी उपलब्ध है। कहाँ पर? भारत में। आपको जब पूछा जाए कि भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषताओं का उल्लेख करें तो वही आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो सारा चीज़ है तो इसकी विशेषताएं लिख सकते हैं। संविधान ने मौलिक रूप से, और कुछ अलग भी लिख सकते हैं और भी जो चीज़ें है, संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था। पहले किया था संघ सरकार और क्या? संघ सरकार और राज्य सरकार है। संघ सरकार और क्या? राज्य सरकार। संघ सरकार जिसको क्या बोलते हैं, केंद्र सरकार भी कहते हैं। ठीक है, तो संघ सरकार और राज्य सरकार। और 1993 से चुनाव होने लगा, किसका चुनाव नियम बन गया, तब किसका स्थानीय सरकार। उस टाइम नहीं बना था, क्यों जानते हैं? हमारे जो भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वो नहीं चाहते थे कि स्थानीय सरकार बने। और वो जानना चाहेंगे क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वो जानते थे और वो उनको लगता था, वैसे तो हर क्षेत्र में, लेकिन फिर भी उनको लगता था कि देखिए स्थानीय सरकार जो मुखिया उखिया होगा वो तो बहुत पैसा लूट लेगा, खा लेगा, तो फायदा नहीं पहुँचेगा। तो ये बात सही है, लेकिन आपको मैं बता दूं इस बात से, शायद आपका ध्यान इस तरफ गया तो दूसरी चीज़ में बता दूँ। तो हमारा इससे ऐसा करेंगे तो केंद्र सरकार भी बंद कर देना चाहिए और राज्य सरकार भी बंद कर देना चाहिए। कौन कौन MLA हड़प लिया और कौन कौन MP हड़प लिया? अभी मुखिया जो है उसका 10% हड़पता है, 10% भी नहीं हड़पता है, 2% 3% हड़पता है, तो MLA उसे क्यों ना हड़प? मैंने जैसे अभी ओवरऑल ऐसे हम कुछ आंकड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी वो अंदाज लगभग जो समझ में आता है। अभी 100 रुपया का समस्या है, 2 रुपया अभी मुखिया के हाथ में, उनका 5 रुपया 8 रुपया क्यों मारेगा? MLA मारेगा, ठीक है। और इतना कम नहीं, बहुत ज़्यादा ओवरऑल फैमिली मेरा कहने का उद्देश्य मुखिया से ज़्यादा क्या है, MLA MP खाते है कि तो वैसे बंद कर देना चाहिए। तो इसी वजह से वो नहीं लागू करना चाहिए। और ये जो हमारे महात्मा गांधी थे राष्ट्रपिता, वो उसी समय बोल रहे थे संविधान में लिख दीजिए इस चीज़ को, लेकिन उन्होंने नहीं लिखा। और 1948 में वो मर गए। कौन? महात्मा गांधी। तो फिर उनका बात क्या रह गया? अधूरा ही रह गया। फाइनली जाके कब सफल हो गया? 1993 उसको लास्ट में लागू करना, समझ गए आपको? तो पहले जो था वो कितने स्तर पे सरकार थी? 2 स्तर पे ही सरकार थी। कौन कौन? संघ सरकार और क्या? राज्य सरकार। संघ सरकार को ही क्या कहा जाता है? केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ
शासन प्रणाली को पूरी भारतीय संहिता प्रतिनिधित्व करना था। बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह अपने यहाँ भी तीनों स्तर की शासन व्यवस्थाओं के अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र, तो अपना अपना क्या है अधिकार क्षेत्र। रोड में यदि हमारे यहाँ पे कोनो गली बनना है, कोनो छोटा नली बनना है, तो कौन बनाते हैं? हमारा मुखिया है, वार्ड है कि तृतीय स्तर की सरकार, स्थानीय सरकार। वही यदि एक छोटा मोटा रोड बनना है कहीं थोड़ा सा मतलब, तो कौन आते हैं? एमएलए के अंदर, ठीक है। और कुछ दूसरा राज्य को जोड़ता है तो कौन बनाता है? एमपी वगैरह, ठीक है, समझिए। तो इस तरह से बातें चलती है। और क्या संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। देखिए यहाँ पे किसको बांटा गया संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को, कौन से अधिकारों को? विधायी मतलब नियम बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? नियम कानून बनाने के लिए। आपको जब क्वेश्चन पूछेगा कोई व्यक्ति, आपको पूछेगा कि बताइए भारत में जो है विधायी अधिकार को कितने भागों में बांटा गया? 3। कितने भागों में? 3। और वो पहला है क्या? संस्कृति, दूसरा क्या है, और तीसरा, किसी को कोई दिक्कत है नहीं तो उसको याद है। और याद रखिए, अब आगे ये याद रखिए कि संघ सूची में कौन कौन सी है? प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग की, संचार, मुद्रा, ये सब किसकी राष्ट्रीय महत्व का बात है, इसलिए से इसको किसमें रखा गया है? संघ सूची। और इसमें जो कानून बनाने का जो अधिकार है वो सिर्फ किसके पास है? केंद्र। बात समझ आ रही है? और कुछ, ठीक है। फिर क्या? राज्य सूची में पुलिस, राज्य सूची में क्या? पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई, ये सब जो क्षेत्र हैं, ये सब जो चीजें हैं, उस पर किसको, इन मुद्दों पर किनको नियम बनाने का अधिकार है? सिर्फ राज्य सरकार। सिर्फ किसको? राज्य सरकार। और कुछ चीजें ऐसे हैं जिसमें दोनों को अधिकार है, केंद्र सरकार का भी हो जाएगा और क्या राज्य सरकार। जैसे वैसे कौन कौन पॉइंट है? शिक्षा है, वन है, मजदूर संघ है, विवाह की बात हो गया, भोज लेना हो गया, उत्तराधिकार। उत्तराधिकार में समझते हैं, मान लीजिए कि हमारा जायदाद है, ये जायदाद का मालिक हमारा बेटा होगा, कि हम जिसको लिख देंगे वो होगा। ये सारे चीज पर जो पंच की बातें करते हैं वो कौन करते हैं? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची अर्थात इस पर दोनों कानून बनाते हैं, केंद्र सरकार भी और क्या समझे कि नहीं। तो और कुछ चीजें यहाँ पे बताते हैं। अब जब यहाँ पे दोनों कानून बना सकते हैं तो बात ये आता है कि कभी कभी तो लड़ाई हो जाता होगा सर। अब बताइए लड़ाई हो जाएगा तो किसका बात माना जाएगा? तो केंद्र। पहली बात क्या है कि केंद्र का सुनिएगा पहले पूरा, उसके बाद यदि कुछ विवाद होता है तो उसकी जो बात में यदि माना जाएगा वो किसका माना जाएगा? केंद्र का ही महत्व ज्यादा होगा। लेकिन क्या है कि यदि राज्य सरकार राष्ट्रपति को पहले दे दिए हैं उसके बारे में सूचना, और पहले वो अपने आप सिग्नेचर करवा लिए हैं अपने विधेयक पर, है ना, विधेयक अपने नियम पर, तो उस पर किसका काम चलेगा? राज्य सरकार की ही बात चलेगी। बात समझ में आया या नहीं? सबसे पहले इस बात को फिर से एक बार स्पष्ट कर लें आप कि यदि कोई विवाद होता है तो उस पर किनका प्रभुत्व रहता है? केंद्र सरकार का ही प्रभुत्व रहता है। लेकिन यदि उसमें क्या होती है, पहले से राज्य सरकार राष्ट्रपति से क्या करते हैं? विधेयक पास करवा चुके होते हैं, ठीक है, तो उस पर जो बात करती है वो किसकी चलती है? ये सब बातें यहाँ स्पष्ट लिखा है। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों और केंद्र सरकार दोनों को ही है। लेकिन जब दोनों के कानूनों में टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया कानून ही मान्य होता है। यहाँ एक सवाल यह उठता है कि जो विषय इनमें से किसी सूची में नहीं आते उनका क्या होता है? फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय किसके अधिकार क्षेत्र में रहे? क्योंकि ये संविधान बनने के बाद आए, हमारे संविधान के अनुसार बाकी बचे विषय क्षेत्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। किसमें आते हैं? सरकार के क्या अधिकार क्षेत्र, सरकार केंद्र सरकार इसके अधिकार क्षेत्र में, उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। मैंने अधिकार क्षेत्र जिसका जो अधिकार क्षेत्र है, अभी कोई राज्य स्तर की है तो राज्य में रहेगा, कोई केंद्र स्तर की है तो किसमें रहेगा? वो सरकार के क्षेत्र की अधिकार क्षेत्र में चलता है। अपने ऊपर देखा, सॉरी हमने ऊपर देखा कि सबको साथ लेकर चलने की नीति मानकर बनी अधिकतर बड़ी सही व्यवस्थाओं में
साथी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते। यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को ऊपर में बताना चाहता हूँ, है ना, आंसर बता दें क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन जारी तरह से कि आपको यहाँ पे सवाल अभी इस तरह से पूछता है कि बताइए कि विधायी मतलब क्या, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को कितने भागों में बांटा गया है, वर्णन करें। तो इसको कहीं से क्वेश्चन आंसर रखने या लिखने की जरूरत है, इसको नहीं सुन पाए क्या, ये बोलिए ना, ऐसी बात करते हैं संविधान में ऐसे केंद्र और राज्य कैसे ऐसे सवाल है कि भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को कितने वर्गों में बांटा गया है, वर्णन करें। तो आप क्या वर्णन कर सकते हैं, भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विधायी अधिकार को 3 वर्गों में 3 भागों में बांटा गया, जो निम्नलिखित है। जो क्या है, निम्नलिखित। पहला संसूची, संसूची देखिए बैठ देंगे और पूरा देखिए। दूसरा राजसूची, देखिए बैठ देंगे और पूरा। तीसरा कोई बहुत बड़ा आपत्ति है ना, कोई आपत्ति, चलिए यहाँ से अब आगे पूछते। हमने ऊपर देखा कि सबको साथ लेकर चलने की नीति मानकर बनी अधिकतर बड़ी संघीय व्यवस्थाओं में साथी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते। भारतीय संघ के सारे राज्यों को भी बराबर अधिकार नहीं मिलते, कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है, कुछ राज्यों को क्या है, विशेष दर्जा प्राप्त है ना, जैसे कि असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम अपनी विशेष सामाजिक तथा ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण भारत के संविधान के कुछ प्रावधानों के तहत विशेष शक्तियों का क्या उठाते हैं, लाभ उठाते हैं। कौन कौन सा है जरा देखिएगा, असम हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम, ठीक है। नागालैंड में आपको बता दूं मैं, इंग्लिश वहाँ का राजकीय भाषा है, अंग्रेजी राजकीय भाषा वहाँ का क्या है, अंग्रेजी, ठीक है, राजकीय भाषा वहाँ का नागालैंड, ठीक है। देखिए आप क्या है, तो इसके तहत में होती क्या है, विशेष शक्तियों का लाभ उठाते हैं। ये विशेष शक्तियां स्वदेशी लोगों, उनकी संस्कृति और सरकारी सेवाओं में अधिमान्य रोजगार के भूमि अधिकारों के संरक्षण के संबंध में उपयोग। भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार है ना, क्या मतलब भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार है। ये वैसे छोटे इलाके जो अपने आकार के चलते स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते, स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते, छोटा छोटा है तो अलग क्या नहीं बन सकता, प्रांत नहीं बन सकता, देश नहीं बन सकता, इन्हें किसी मौजूदा प्रांत में विलीन करना भी संभव नहीं। आप कोई मौजूदा जो प्रांत है, राज्य है, उसमें विलीन कर दीजिए, मिला दीजिए, वैसा भी संभव नहीं, क्योंकि वहाँ पे भी क्या है, चंडीगढ़ या लक्षद्वीप अथवा देश की राजधानी दिल्ली जैसे इलाके इसी कोटि में आते हैं और इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, केंद्र शासित प्रदेश, जिसे केंद्र सरकार इस पर क्या करती है, शासन करती है ना। अब दिल्ली की बात हो गई, चंडीगढ़ की बात हो गई, क्या बात हो गई, पांडिचेरी है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार, क्या है, अलग अलग कोटि में इसको रखा गया, क्योंकि इसकी जो विविधताएं है वो क्या है, अलग है। इन क्षेत्रों को राज्यों वाले अधिकार नहीं, इन क्षेत्रों को राज्यों वाले अधिकार नहीं, इन इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार केंद्र सरकार देता है। विशेष अधिकार किससे प्राप्त है, जैसे जम्मू कश्मीर लद्दाख को देखिए, हमारे मोदी क्या करें, केंद्र शासित प्रदेश क्या, ये हीरो बंगला बनेंगे, पाकिस्तान में मिलेंगे, पाकिस्तान में मिलेंगे, अब कैसे मिलेगा, केंद्र सरकार चाहेगी तब होगा। अच्छी बात, देखो बात अच्छी बात, देखो बात राज्य पार नहीं हुआ थोड़ी, अच्छा उसको लास्ट खत्म करके उसके बाद देखा जाएगा। तो देखिए इसके बाद यहाँ पे देखिए इस तरह से कहा हम लोग पढ़ लिए, केंद्र और राज्य सरकारों की सत्ता का यह बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात, अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान है, अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती। ऐसे किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से मंजूर किया जाना होता है। कुछ भी बदलाव यदि करना होता है तो इसके लिए कितना बहुमत होना चाहिए,
दैट मीन्स 66% है ना। फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से इसे मंजूर करवाना होता है। उसके बाद देखिए कि मैंने केंद्र सरकार में कितना प्रतिशत होना चाहिए, 2/3 होनी चाहिए, मतलब 66% होनी चाहिए। साथ ही साथ राज्य सरकार में उसको कितना पास कराना पड़ेगा, बहुमत हासिल कराना पड़ेगा 50%। आधे राज्यों की क्या विधानसभा है 50%, क्या कराना पड़ेगा, पास कराना पड़ेगा, मंजूरी दिलाना पड़ेगा, तभी कोई नियम बनेगा। संवैधानिक देखिए, संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब इन दोनों में भी बहुत बहुत विवाद हो जाता है, आप बोले तो बात नहीं चलेगा, हम बात नहीं पहले बात सब आता है कौन, न्यायपालिका। देखो बात नहीं चलो करने चलेगा, समझ चलेगा। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में, इससे शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने की हालत में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए जरूरी राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने और संसाधन जमा करने में क्या है अधिकार है। इसी के साथ क्या होता है, जो पॉइंट समाप्त हो जाता है भारतीय संघ का, और भारतीय संघ में पहले से कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इन तीन बातों का जो डिस्कस किए हैं पहला चैप्टर है ना। इसमें हम लोग क्या केंद्र राज्य सरकार और क्या स्थानीय सरकार की बात यहाँ पर भी की। इसमें काम का जो बंटवारा है वो कैसे बंटवारा है ना। विधायी अधिकार के अनुसार से है जो कि 3 भागों में बांटा गया है, ये हम लोग डिस्कस किए। इसमें भारतीय भारतीय संघीय व्यवस्था में, ठीक है। अब आता है क्या, संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, इसको और मजबूत कैसे बना सकते हैं, ये सब कुछ बातें, ठीक है। संघीय व्यवस्था के कारगर काज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। अगर भारत में संघीय शासन व्यवस्था कारगर हुई है तो इसका कारण सिर्फ क्या है, संवैधानिक प्रावधानों पर ध्यान नहीं। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा। यहाँ का क्या देना होगा, लोकतांत्रिक राजनीति का क्या चरित्र है ना। इसी से संवाद की क्या संवाद पहले बता हुआ है, इसी से समाज की भावना, एकता का आदर और संघ साथ रहने की इच्छा का हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ। आइए कुछ प्रमुख बातों पर गौर करें जिनसे पता चलता है कि यह काम किस तरह हो पाया है, ठीक है। ये काम कैसे हो पाया है इसको हम क्या करते हैं, जानने का प्रयास करें। आशाई, ठीक है, पंचायत, ठीक है। भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और एक कठिन परीक्षा है ना। पहले देखिए भाषा के आधार पर नहीं बात करता है, या आप बोलेंगे भाषा के आधार पर बात लीजिए, लोग अलग कर दीजिए, वो दूसरा राज्य बोलेगा। बहुत से भाषा में बोला जाता है, झारखंड में ले लीजिए नागपुरी बोला जाता है ना, कोटा बोला जाता है, संथाली बोला जाता है ना, और क्या हिंदी है, बंगाली है, ठीक है, भोजपुरी भी है। तो इस तरह से अनेक भाषा है, और उसके बाद भी अलग करने लगा तो कितना राज्य में टुकड़ा होगा, ऐसा संभव है? बहुत दिक्कत वाली बात है। भाषा के आधार पर इसी तरीके ने बहुत ज्यादा किया था, कठिन परीक्षा थी। भारत में सन 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की। उस वक्त से लेकर सन 2019 तक का अगर आप राजनीतिक मानचित्र देखें तो इस अवधि में आए बदलाव को देखकर इस बार की आप इस बार की था अचानक इसे छोटा और लीजिए, इस बार की आप आश्चर्यचकित रह जाए, अचानक आप क्या हो जाए इस बार की इस बार की अनेक पुराने प्रांत गायब हो गए और कई नए प्रांत बनाए गए। कई प्रांतों की सीमाएं, क्षेत्र और नाम बदल गए। कई प्रांत सीमाओं का क्षेत्र और नाम क्या हो गया, बदल गया, ठीक है। नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाए। इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति, भूगोल अथवा जातीयताओं की विभिन्नताओं को रेखांकित करने और उन्हें आदर देने के लिए भी किया गया। इनमें नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्य क्या है,
झारखंड का नाम दिया है। कैसे अलग हुआ झारखंड? संस्कृति के आधार पर भाषा भी कुछ अभी तक था। ठीक है, मैंने ऐसा नहीं कहा। फिर यहाँ का विकास को लेकर भी था, हाँ ना, कि संसाधन यहाँ लोग ज्यादा उपलब्ध है और उसके बाद भी अपनी विकास इस तरह से नहीं हो पाए। जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी तो कई राष्ट्रीय नेताओं को डर था, कई राष्ट्रीय नेताओं को क्या था, डर था कि इससे देश टूट जाए, देश क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अरे यार, तो पूरा भाषा का अलग अलग मांगने लगा था, टूट जाएगा। केंद्र सरकार ने इसी के चलते राज्यों का पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल दिया था, ये नहीं करेंगे। और हमारा अनुभव बताता है कि भाषावार राज्य बनाने से देश ज्यादा एकत्रित और मजबूत हुआ। और भाषावार से बनाने से जितना भी बांटना नहीं, जितना जल्द होगा उतना बांटा है। इससे प्रशासन भी पहले की अपेक्षा कहीं ज्यादा सुविधाजनक है। आपको बताता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जब फेमस हो जाए, फेमस हो जाते हैं, तो व्यक्ति है, राज्य है, या फिर जो भी लेना आप ले लीजिए, व्यक्ति अभी फेमस हो जाते हैं और वो जो भाषा बोलेंगे वो भाषा क्या हो जाती है, फेमस हो, पॉपुलर हो जाती है। तो आप फेमस होइए और अपनी भाषा को बोलते रहिए, जिससे आप आपकी भाषा क्या रहेगी, पॉपुलर रहेगी। ना अभी चाहते हुए भी लोग आपका डायलॉग बोलेंगे और उस डायलॉग में क्या रहेगा, आपका भाषा जरूर रहेगी। तो उस डायलॉग से धीरे धीरे वो क्या करेगा, आपका भाषा। और सबसे पहले भाषा सिखाना चाहिए। जैसे अंग्रेज लोग ने क्या किया, भाषा सिखा दी करके अंग्रेज, ठीक है। अब क्या होता है, भाषा की नीति, भाषा की क्या नीति, ठीक है। भाषा की नीति क्या है, अधिकारी इसमें हमका चाहिए, केंद्र राज्य संबंध, उसके बाद क्या बोलते हैं, इसमें खत्म हो जाता है। ये भाषा के आधार पर देखिए हमारा जो बटा हुआ है, केंद्रीकरण से बचा हुआ है ना हमको, छोड़ देंगे। तो ये ठीक है। ये यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसको देख लीजिए, अलग कर देते ना। ये भाषा का बता हुआ है, 22 जो भाषा है अनुसूचित भाषा है ना, कितनी भाषा है, 22, ठीक है। इसमें है बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी। कितने प्रतिशत लोग क्या बोलते हैं, देखिए सबसे ज्यादा क्या बोलने वाले हैं, 45%। तो संस्कृत नजर नहीं है बाबू, नहीं के बराबर क्यों बोलते हैं, कौन बोलते हैं संस्कृत, और संस्कृत सबसे पहले बोले जाने वाला भाषा है, और नहीं बोलते। चलिए ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं और ये पॉइंट हम लोग कल पढ़ेंगे कि भाषा भाषा नीति केंद्र राज्य संबंध और एक क्या बच गया था, बहुत छोटा सा चीज बचा हुआ है, कल हम लोग देख लेंगे। तो आज क्लास हिसाब करता हूँ, मिलता आप लोगों के साथ अगली क्लास में और आप लोगों के साथ अगली वीडियो में।